अब तक जो भी अचीवमेंट हासिल हुई है, कुछ भी अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है या जो भी है, वो सारा ये पॉजिटिव रहने से है। माशाल्लाह। क्योंकि मैं तो प्री ओपिनियन कभी भी कायम नहीं करना नहीं करना और स्पेस देनी, मुझे हमेशा स्पेस मिली तो मैं भी स्पेस देता हूँ। मुझे सीनियर से इज्जत मिली तो मैं अपने जूनियर्स को इज्जत देता हूँ। दिमाग में प्लांटेशन कर देगी किसी मेरे करीबी की जानिब से, ये बंदा तो ऐसा मैं ऐसे मिल चुका हूँ और ये अच्छा 4 बजे ने तो तू हाली बैठे हैं। एक प्राइवेट बैंक वाले को आके टेलर को कह रहा है जिसने वो चेक फिल करना है या वो सारी चीजें ना, कहता यार तू तो बड़ा अजीब है, साढ़ा तो दिल ना करे 2:30 बजे जैसे कि मशीन ही नहीं चल रही। इदारों पे जाऊंगा जो कौमी इदारे हैं, मैं समझूंगा कि यार मेरे पास जो हल्के फुल्के पैसे हैं वो स्टेट के पास जाएं। ये मेरी सोच है ना। अच्छा सॉरी, इस चीज से देखा जाता है कि अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भला हो सकता है। इस बात का कि अब तो बिल्कुल ही जो बंदा थोड़ा बहुत पेट्रियोटिक था ना, कहता था कि यार पेट्रियोटिक हूँ, अब वो बिना मुंह लटका के बैठा होता है कि यार नहीं हूं बस हो थक गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आपको आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक के ख़ास साए करम में होंगे और हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत मौजूद है, अब मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और माहिर ताल्लुकात आमा हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ CEO हैं ग्रोथ वेंचर के, और इसके साथ साथ बड़ी ही मल्टीपल जो है ये पर्सनैलिटी रखते हैं। यूथ के हवाले से बड़ा काम करते हैं, यूथ के नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ सेशंस में आप इनको देखते आए हैं। और वन एंड ओनली चार्मिंग पर्सनैलिटी मिस्टर शहजाद रोशन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त और प्यारा तारुफ कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठ के अपने बड़े भाई के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मामलात कुछ इस तरह से हैं, बड़े ही जनरल वे में हम बात करेंगे, कोई इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बात कहीं से कहीं निकालेंगे और कहीं भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। स्टूडियो कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा, बड़ा पुरतकल्लुफ स्टूडियो है। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, नहीं, मुकम्मल तरीके से कोशिश पूरी की है। पूरा एम्बियंस है स्टूडियो वाला ना। हालांकि बहुत सी जगहों पे जाना होता है तो डू सी इट सिंपली, लेकिन आपने बड़े कॉम्प्लेक्स अंदाज से इसको सिंपल किया हुआ है। आप जैसे लोगों के लिए किया हुआ है ताकि आप आके फीलिंग भी लें। नहीं बहुत अच्छा। शहजाद भाई, आप माहिर ताल्लुकात आमा, जो दोस्त हैं, दोस्तों में मैंने ज़्यादातर यही देखा कि शहजाद भाई को PR का गुरु कहा जाता है, हमारे गुरु हैं और मुस्बत देखा है आपको हमेशा। उस हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन ये PR क्या है? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आपकी जो इमेज बिल्डिंग है ना, उसको हम मेनली PR कहते हैं। ठीक है, लाइक लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है। और आज के दौर में जब हम बात मैसेज की करते हैं तो जो डिजिटली प्रेजेंटेड है आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल, उसके ऊपर लोग एक राय रखते हैं और वो लोग जब राय कायम करने लगते हैं तो वो फिर मल्टीपल साइड्स को देखते हुए एक राय डेवलप करता है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशंस इसी को ही कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली देखें तो फिर इसकी इंटरनल पब्लिक रिलेशंस है, एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसी इमेज रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये इंटरनल PR है। एक्सटर्नल PR है कि उससे वाबस्ता या गैर वाबस्ता बाहर के लोग कैसी ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आप देखें कि मैकडोनल्ड के बारे में है कि मैकडोनल्ड जो है वो बड़ी हेल्दी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। किचन, उसका ओपन किचन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज किया हुआ था कि कोई फूड अथॉरिटी या कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसी अथॉरिटी जो ये आके हमारे कुछ यहाँ से निकाल पाए तो हम बंद कर दें। सही है। ठीक है, तो क्या उससे डेवलप हुआ था इमेज ब्रांड का कि ये ब्रांड जो है वो हाइजेनिक ब्रांड,
सही। ठीक है, वो क्या हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिकली पब्लिक रिलेशंस है कि हाउ यू आर अपीयर्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑन डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो आपके बारे में ये प्लेटफॉर्म्स क्या कहते हैं, यही आपकी पीआर। सही है। तो आप इस जानिब कैसे आए? देखिए, मेरा जो आगाज़ है वो मेरा न्यूज़ वेबसाइट से है। ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में मेरे 5 दोस्तों ने हमने मिलकर एक न्यूज़ वेबसाइट बनाई थी, उसका नाम शऊर न्यूज़ होता था। ठीक। तो स्टूडेंट लाइफ में हम इंटरव्यूज़ करने जाते थे, काम करते थे मिलजुल के, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे हम। मतलब यूनिवर्सिटी से निकल जाना, क्लासेस बहुत कम लेनी, इवन फील्ड में रहना। सही। और मुझे आज भी याद है कि मेरे उसी स्टूडेंट कार्ड के उसी डिजिटल मीडिया के कार्ड के ऊपर मैं हाफिज़ सईद साहब का इंटरव्यू करने पहुंच गया। अच्छा। इतना पैशन होता था, और उस टाइम पे हाफिज़ सईद साहब का एक बड़ा एक जाहो जलाल था, और बड़ा ट्रेंड में थे उस टाइम ना। और हम क्योंकि सीख रहे थे, चीज़ों का पता नहीं था, तो कैमरामैन भी साथ ले गया ना। सही। अब गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर बंदे ने कहा कि भाईजान किधर? मैम ने कहा हम इस इवेंट के लिए आए हुए हैं। ये उस दिन की बात है जिससे एक दिन बाद हाफिज़ सईद साहब को नज़रबंद किया गया। अच्छा। ठीक है। और अवारी होटल में ये एक नशिस्त थी, और हर वो बुजुर्ग जिनको हम कभी जो है वो एडिटोरियल सफ़ात के ऊपर देखते थे, उनको हम या टीवी स्क्रीन्स के ऊपर तज्जिया करते हुए देखते थे, वो सामने हाफिज़ सईद साहब के इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट साइड पे मुन्नू भाई उस टाइम हयात थे, मुन्नू भाई भी उसमें थे, रऊफ ताहिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन, हमारे उस्तादों में हैं, वो भी थे वहाँ पे, मुजीबुर रहमान शामी साहब, और पता नहीं बड़े बड़े नाम सारे। सही। हम भी पहुंचे, तो वो बड़ा मुस्कुराया, उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि हाफिज़ सईद साहब की जो है वो आप कैमरे के साथ इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। दैट वाज द सेंसिटिव इशू। तो खैर हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास इनविटेशन तो कहीं ना कहीं ग्रुपों में हम इन्वॉल्व थे, तो हमने दिखा दिया, हमें एंट्री मिल गई। सही है। अब एंट्री के बाद ना वहाँ पे हाफिज़ सईद साहब बड़े सख्त अंदाज से सबके साथ बात कर रहे हैं, सीनियर्स के साथ, बहुत सीनियर्स। तो मेरी एक आदत थी कि मैं हर इवेंट में सवाल करता हूँ, तैयार करके जाता था कि आज फलां मिनिस्टर आ रहा है, तो इस इवेंट में मैं ऑडियंस में बैठा हूँ, तो मैंने ऑडियंस से निकल के फौरन जो है वो उन लोगों में आना है जिन्होंने यहाँ पे इज़हारे ख्याल करना है। सही। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप सवाल करें, और अगर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपेयर्ड और डिजाइंड है, तो आप फौरन से उन 5 स्पीकर्स के साथ छठे वो बंदे होंगे जो ऑडियंस में से उस कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह मैं बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसे सवालात किए। तब एजुकेशन मिनिस्टर ये थे राना मशहूद साहब, उनके दौर में तो मुझे बड़ी अच्छी पजीराई मतलब कह लें वहाँ से मिलती थी। तो मैं वापस आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो पैशन बहुत था सीखने का, स्टार्ट वहाँ से हुआ, और फिर एक टाइम आया कि केपी के गवर्नमेंट ने इंजीनियर्स को अलाउंस दिया। ठीक है। उनकी सैलरीज का 1.5 टाइम्स ऑफ देयर सैलरी। ओके। पंजाब के इंजीनियर्स को नहीं मिला। अच्छा। ठीक है। अब उनको नहीं मिला तो वो भी इंजीनियर हैं, ये भी इंजीनियर हैं, तो दे थॉट कि इन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये चीज घूम घुमा के कहीं उन्हें हमारे पास ले आई, और हमें घूम घुमा के कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में ले गई। ठीक है। ये हादसा हुआ एक, और उस हादसे के तहत बेसिकली हम प्रॉपरली, जिसे हम कहते हैं, मीडिया मैनेजमेंट में आ गए। उनकी पूरी कैंपेन हमने डिजाइन की, उनकी वॉक्स हुई, रैलीज हुई, कुछ धरना भी दिया उन्होंने एक आधा। वो सारी उसकी मैनेजमेंट, सारी उसकी प्रोफाइलिंग, न्यूज़ मैनेजमेंट, मॉर्निंग शोज अपीयरेंसेस, और ये सारी चीज़ें जब हमने मैनेज की तो हमें वी केम टू नो दैट कि यार इस तरह से भी कोई काम होता है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। माशाल्लाह। उनको उनके राइट्स मिल गए, उनकी सैलरीज बढ़ गई। ठीक है। तो ये पूरे पंजाब के इंजीनियर्स थे, सारे डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के और सारे डिपार्टमेंट्स के ना। तो जो क्लाइंट था वो था पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स। ओके। ठीक है। तो उसमें जो है वो हमें एक्सरसाइज करने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ, वैसे भी मुझे लगता है, मैंने ये फील किया कि पंजाब असेंबली के मेंबरान की तादाद 350 से भी ज्यादा है। सही। लेकिन आप 5 बंदों को मिलें जो आम लोग हैं, 5-6 MPs के नाम उन्हें आते होंगे, उसके बाद नाम खत्म। सही। फिर आप गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे आप सर्च करें तो आपको चंद एक नाम मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते।
तो मुझे स्टिल ये फील होता है कि कंटेंट की बहुत सारी कमी है, प्रोफाइलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम क्योंकि बीइंग अ पीआर एजेंसी या पीआर कंपनी ये काम कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं लोगों की। ठीक है, बहुत से लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है, लेकिन आज के दौर में अगर गूगल को नहीं पता ना कि आपने क्या किया है, तो कोई फायदा नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जो नया बंदा आपके साथ काम करना चाहेगा वो आपको गूगल पे एक दफा जरूर देखेगा। ठीक है, और गूगल अपने आप से कुछ नहीं बताता, गूगल वही बताता है जो गूगल को आप बताते हैं या आपके बारे में लोग बताते हैं। सही। तो जितना ज्यादा आप बताएंगे, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कोई भी मेरा नाम इंग्लिश में लिखे गूगल के ऊपर, तो पहले 2-3 सफ़ात मेरी सर्च के होंगे, तस्वीर आ जाएंगी, कोई लिंक्स आ जाएंगे। फिर मेरा नाम कोई उर्दू में लिखे, उर्दू में मेरे आर्टिकल्स हम सब से निकल आएंगे। कोई मेरा नाम इंग्लिश में लिखता है तो डेली टाइम्स के ऊपर मेरे आर्टिकल्स आ जाएंगे। सही है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने गूगल को दी हैं। गूगल के ऊपर आने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ या मैं कोई बला चीज़ हूँ, ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू आर अ कॉमन पर्सन इवन, आप अपना इजहार जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर करें। और आज के दौर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो डिजिटल मीडिया है। तो प्रोफाइलिंग करें, कीप टेलिंग गूगल के आप क्या करते हैं, फिर गूगल लोगों को बताना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा कि गूगल के ऊपर आपकी अच्छी अपीयरेंस होगी। ठीक है, आपको हमेशा बहुत से सेमिनार्स करवाते देखा है और चूँकि हमारी अपनी पर्सनल गैदरिंग्स भी होती आई हैं, तो आपको बड़ा ही मुस्बत पाया है। अब मैं ये देखता हूँ कि आज का दौर एक ऐसा दौर चल रहा है, ये कैसा अलमिया बन चुका हुआ है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है और हर किसी को अपने आप को आगे लेकर आना है। इवन डेट आप किसी रोड पर भी जा रहे हैं तो वो कहता है कि पहले मनु रास्ता मिल जाए, ये पीछे के पीछे रह जाए। तो इतना मुस्बत आप अपने आप को कैसे रख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये एक तो इनबिल्ट चीज़ है। दूसरा ना, मैं अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा बैठा। अच्छा। ठीक है, और मुझे अच्छे लोगों की सोबत रही है। सही। अब इसमें भी आप कहेंगे कि पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि मुझे ये अच्छे लोग मिले हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अब तक जो भी अचीवमेंट हासिल हुई है, कुछ भी अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, जो भी है, वो सारा ये पॉजिटिव रहने से है। क्योंकि मैं एक सोच रखता हूँ कि इंसान का जो भी कोई दुनिया का बड़ा अमल है या जो भी दुनिया की कोई बड़ी थॉट है, बड़ी चीज़ है, वो आपके ख्याल से शुरू होती है। सही। और फिर अगर आप रिलीजियसली देखें तो हमारे मजहब में भी बहुत सी जगहों पे बदगुमान होने के ऊपर रोका गया है। बिल्कुल सही। ठीक है, और मैंने अक्सर कहा थोड़ी बहुत बदगुमानी के बाद मुझे कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी का एलिमेंट उठाना पड़ा। जब हम सोचते हैं लाइक हम 5 लोग बैठे हैं कमरे में, हमारी कोई एक चीज मिसप्लेस होगी ना तो हम सोचेंगे कि यार हम इन 5 में से 4 मेरे अलावा 4 मेरे ज़हन में कहीं ना कहीं आ जाएंगे कि यार कहीं इन्होंने तो नहीं उठा ली। ये एक कॉमन चीज है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे किसी ने फोन ना उठाया तो हमारे ज़हन में यही जाएगा कि यार उसने जानबूझ के नहीं उठाया। बिल्कुल। ठीक है, मसरूफ भी हो सकता है। वो मसरूफ भी हो सकता है। तो ये कुछ जगहों के ऊपर मैंने जिंदगी में तजर्बात करके देखा कि यार ये जो हम बदगुमान हो जाते हैं या प्री ओपिनियन कायम कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम में। मेरे एक दोस्त की शादी थी, बड़े करीबी दोस्त की, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जो फलां मौलाना साहब है ना, अगर वो मेरा निकाह पढ़ाए ना तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। ठीक है, तो वो ये हो जाए तो बड़ी बात है। अब मेरे क्योंकि उन मौलाना साहब के साथ वाबस्तगी थी तो मैंने कहा भाई कल चलते हैं उनके पास। ठीक है जी। और मैंने उन्हें लिया और मैं चले गए हम। तो वहाँ पहुँचे तो उनको बताया जी कि मुगल आजम में दोस्त की शादी है तो आपने निकाह पढ़ाना है। ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा जी कि कोशिश आप ये करें कि निकाह की एक्टिविटी मेरे पास रख लें, तो मैं मेज़बानी भी कर देता हूँ मेहमानों की और निकाह भी पढ़ा देता हूँ और कुछ दिन आगे पीछे कर लें। जबरदस्त। लेकिन उन दोस्त ने कहा कि यार नहीं, उधर हो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर हुआ ये, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उस दिन एक बादशाही मस्जिद के पास भी एक कमिटमेंट है। अच्छा। 2-3 कमिटमेंट्स उन्होंने उसी टाइम फ्रेम के थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे करके बताई। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर फिर भी जाते हुए या आते हुए दरमियान में कोई स्लॉट बचती है तो आई विल बी एबल टू कम। ओके। मुझे लगा ये मौलाना साहब जो है ना वो शायद ठीक है, मतलब मुझे
हम नॉर्मली मौलाना साहब के बारे में ये लफ्ज़ कहना ठीक नहीं, हम दोस्तों के बारे में ये कहते हैं कि गोली करवा रहे हैं, या गोली कराने का कोई मुनासिब लफ्ज़ पता नहीं कौन सा होगा। तो मेरे जहन में ये आया। खैर ना, थोड़ी देर बाद उन्होंने ना अपने असिस्टेंट को कॉल की और उन्होंने कहा यार रजिस्टर ले आओ। अच्छा। वो रजिस्टर आया जी मेरे साथ। मेरी वो जो एक कमज़ोर सोच के मुताबिक जो एक बदगुमानी पैदा हो गई, या उसे हम कहेंगे कि प्री ओपिनियन कायम हो गया कि यार ये मुझे गोली करा रहे हैं, ठीक है, जो कि कोई भी इंसान क्योंकि खता का पुतला है, मुझे लगता है कि वो प्री ओपिनियन, कमज़ोर इंसान प्री ओपिनियन ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं वो खैर उन्होंने मेरे सामने उस दिन का रजिस्टर खोला, तो वो ना ऑलरेडी नोटेड है कि सही 12 बजे इधर है, 12:30 इधर है, 1 बजे इधर है, 1:30 बजे इधर है। और अच्छा, ऐसे पॉइंट भी शर्मिंदगी होती है जब? हाँ, नहीं अब मैं अपनी शर्मिंदगी को आपकी पॉडकास्ट में मान रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैंने मेरी ये मानने से मेरी जिंदगी में शायद निखार आया हो। तो मैंने वो देखा तो आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि यार ये तो ठीक कह रहे थे। अब मेरा जो वो आर्जी कमजोर इंसान, बिल्कुल, उसने तो प्री ओपिनियन कायम करा दिया कि मौलाना साहब तो मेरे साथ कहीं जो है वो कोई गोली करने के चक्कर में। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं खुद ऑब्जर्व ना कर लूँ, समझ ना लूँ, प्री ओपिनियन नहीं बनाता। मतलब उसके बाद मैंने तय किया कि मेरे सामने कोई नंगा इंसान भी आ जाएगा ना, तो मैं ये नहीं तय करूंगा कि ये बंदा कैरेक्टरलेस है। बिल्कुल सही, ठीक है। एक लड़की ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि यार इसका कैरेक्टर शायद खराब होगा। या मैं कभी कोई मेरे पास वो बुर्का पहन के आ जाएगी तो मैं कभी ओपिनियन नहीं बनाऊंगा कि ये जो है बा किरदार बाजा बड़ी इस तरह की खातून होगी। तो ओपिनियन, प्री ओपिनियन कभी भी कायम नहीं करना और स्पेस देनी। मुझे हमेशा स्पेस मिली तो मैं भी स्पेस देता हूँ। मुझे सीनियर से इज्जत मिली तो मैं अपने जूनियर्स को इज्जत देता हूँ। सही, ठीक है। लेकिन इंसान वो जो सोचता है ना, पावर ऑफ थिंकिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि जो आप सोचते हैं वो होने लग जाता है। ऐसे ही है, थोड़े अरसे बाद शायद फौरन वो जो आप सोचते हैं एज इट इज वो होता है। आप जिंदगी में नेगेटिव हैं, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटीज आनी। ऐसा ही है। आप पॉजिटिव हैं, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव चीजें रहनी। तो पावर ऑफ थिंकिंग का मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने से इंसान बहुत बेहतर रह सकता है और नेगेटिव रहने से इंसान कहीं का नहीं रहता। ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है मैं कहीं का रहना चाहता हूँ, इसलिए पॉजिटिव रहता हूँ। पॉजिटिव रहना, और अगर आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ तो क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की, तो मेरे लिए ये दिस इज वन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल। मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे पॉजिटिव समझते हैं तो इट्स गुड फॉर मी। हकीकत है। आपने ये बात की, मैं थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा वाकया है, वो ये है कि एक शख्सियत के बारे में मेरे दिमाग में प्लांटेशन कर दी गई किसी मेरे करीबी की जानिब से, ये बंदा तो ऐसा मैं ऐसे मिल चुका हूँ और ये ऐसा ही ऐसा व्हाटएवर। तो ना चाहते हुए भी मेरे ज़हन में वो चीज़ें पैदा हो गई, अच्छा यार ये इंसान है, इससे बच के रहना है, मैं आइंदा कभी इसके करीब भी नहीं जाऊँगा। और कैन यू इमेजिन, जब मेरी उस इंसान के साथ इंटरेक्शन हुई, मैंने कहा यार ये बंदा उस चीज़ के बिल्कुल बरक्स है, और मैं शर्मिंदा हुआ, बाकायदा शर्मिंदा हुआ। उसके बाद से मैंने तो यह कर लिया कि इंसान तजर्बात से सीखता है कि आज के बाद प्री जो है ना वो प्लानिंग नहीं करनी किसी हवाले से कि नहीं इसके पास नहीं जाना, इससे दूर रहना है, इसके हवाले से किसी और को। ऑब्वियसली इंसान ऐसा है जो बात सुनता है वो आगे, मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरा कोई और भाई भी इस चीज़ से बच जाए, तो मैं किसी और को कह देता तो वो भी बदगुमान हो जाता। तो ये होना भी चाहिए, जैसा कि आप पॉजिटिव हैं हमें भी होना चाहिए। शहजाद भाई, ये पाकिस्तान के हवाले से अब बात करते हैं, फिर दोबारा से मैं ब्रांडिंग की तरफ से आऊँगा। तो पाकिस्तान के हवाले से वैसे बात करते हुए थोड़ा सा अब लोग डर भी रहे हैं तो यू कैन टॉक फ्रीली। तो पाकिस्तान किधर जा रहा है? ये बड़ा ना आप कह लें कि कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है और इस मौजू पे बहुत लंबी बात हो सकती है। जिस तरफ जा रहा है वो आपके सामने है। ऐसे ही है, ठीक है। ये मौजू नहीं है कि किस तरफ जा रहा है। ठीक है। दिन ब दिन वो तबाही की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है। ठीक है। तबाही किस तरह से है, पॉलिटिकली भी देखें तो डिजास्टर है बहुत बुरी तरह। पार्टीज का जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है वो किस लेवल पे चला गया हुआ है कि आग लग गई है, चीजें टूट गई हैं। ठीक है। लोग उठाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है।
जो कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा। सही। हर जमात ही कहीं ना कहीं, हर दौर में कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ा गया है, मारा गया है, दबाया गया है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये 70 साल से हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, तो मुझे जो मसला दरपेश है वो ये है कि हमारे नौजवानों की या हमारे पाकिस्तानी लोगों की तरजीह मुल्क नहीं रहा कभी भी, तरजीह शख्सियत रही है। सही। इमरान खान की शक्ल में, किसी और की शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी प्रायोरिटी मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जिनका नाम आपने लिया, जिन शख्सियत की बात करें, उनकी प्रायोरिटी भी पाकिस्तान है? वो सेपरेट स्टोरी है। ठीक है, ये ठीक है, ये एक और मौजू है। ओके। मैं इस टाइम उस तबके की बात कर रहा हूँ जिसमें से मैं हूँ। मैं पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, लिहाजा पॉलिटिकल लीडर का ओन करना वो सेकंड प्रायोरिटी है। वो ओन नहीं करेंगे, उनको पता लोग ओन नहीं करते। ऐसा ही है। मैं अगर किसी को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे साथ जो एसोसिएट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर उनकी तरजीह सिर्फ मुझे मिलने तक की होगी तो भाई मैं मिलता रहूंगा। बिल्कुल। अगर मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स मुझे कहेंगे कि भाईजान काम करना है तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दिस वाज द फर्स्ट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, और ये फैक्ट नया नहीं है। इस फैक्ट को 3.5 साल तो खान साहब वाले, और उससे पहले का फैक्ट है, अली फलान ने ये फैक्ट दिया था कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब क्योंकि कोविड था, लोगों के पास टाइम था और इस काम के लिए लोगों के पास वाकई बहुत टाइम है, तो अब ये 4-4.5 करोड़ हो गए होंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये अब 4.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं। हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनमें से कोई और कुछ नहीं तो 40-50 लाख तो स्कूल चले जाते। लेकिन स्कूल जाने के ऊपर बात करना किसी की क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये फिगर उधर फिक्स ही नहीं करेगा कि पहले साल में 5 लाख बच्चे स्कूल में जाएंगे और ये तरीकाकार होगा। सही है। दूसरे स्कूल में ये 5 लाख बच्चे जाएंगे, ये तरीकाकार होगा। और अगर मैं 5 साल रहा तो और कुछ नहीं तो 1 करोड़ बच्चों को मैं स्कूल में दाखिल करूं। सही। ये बात। दूसरी बात आ जाती है, सबसे अहम, एक तालीम सबसे अहम होती किसी भी मुल्क के लिए। दूसरी चीज होती है सेहत। ठीक है, सेहत के ऊपर मैं ओपनली आपकी पॉडकास्ट में कह रहा हूं, आपने मुल्क की सेहत देखनी है ना तो आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बच्चों की इमरजेंसी में जाएं, और जिन बीमारियों के साथ बच्चे पैदा हुए ना बस उसको एनालाइज कर लें, देख लें, आपको आपकी सारी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं किसी डिटेल में जाना नहीं चाहता, बस वो यहाँ जाके बच्चों को देख ले कि जो बीमारियां 40, 50, 55, 60 साल की उम्र में लोगों को नहीं होती थी, वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको हो रही है, वो साथ लेकर पैदा हो रहा है। अल्लाह। फिर दूसरी बात इसी के साथ कनेक्टेड, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्कूलों में चले जाएं, मैट्रिक के बच्चों को देखें आप। मुझे तो इस बात की परेशानी है कि हम नॉर्मली, हमारे पास मिसाल देने के लिए क्या है, नॉर्मली भी कोर्ट की हमारी जो फौज है उनकी टांगे बड़ी हैं, वो मतलब जाओ जलाल वाले हैं, कद बड़े हैं उनके। तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर ट्रेंड में ले जाते हैं कि इंडियन फौजी छोटे से लग रहे होते हैं और हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं क्योंकि उनके हाइट्स अच्छी हैं, सेहत बड़ी शानदार है, तो मतलब उनकी टांग के बराबर जो है वो एक इंडियन फौजी होता है नॉर्मली। और हम बड़ा एंजॉय भी करते हैं और स्टेटस भी लगाते हैं कि यार हमारे फौजी ने टांग उठाई तो वो मतलब इस वी डू दीज थिंग्स ना। अब मैं ये समझता हूँ कि आप अब जाएं स्कूलों, कॉलेजेस में चले जाएं, FA के बच्चों को मिलें, आपको उस टांग के साइज का फौजी नजर आए तो आपने आके मुझे पकड़ लेना। ठीक है, और अगर हुआ तो रेयर होगा। इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो उनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। ये बात, ये सेहत के हवाले से एक बात होगी, इस पे डिटेल बात हो सकती है लेकिन डिटेल में नहीं हम जाते। तीसरा सबसे अहम जो काम है वो रोजगार है। ठीक है, मुल्क के लिए एक तालीम है, वो आपको बता दिया कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अभी ये जो स्कूल से बाहर है उनकी बात हो रही है, जो स्कूल के अंदर है उनका जो बेड़ा गर्क है ये फिर एक अलग मौजू और 1 घंटा पॉडकास्ट हो सकती है। ये तो वाकईतन बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए एक बात कह देता हूँ। एक मेरे पास स्कूल ऑनर बैठा था, एक मेरे पास पब्लिशर दोस्त बैठा था, और दोनों ने मुतफिका तौर पर मेरे सामने ये बात मान ली थी कि ना तो हमारा सिलेबस इस काबिल है कि वो कोई मजबूत कौम बना पाए, ना हमारे स्कूल इस काबिल है, ना हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल है कि कोई मजबूत बच्चे बना पाए।
तो ये अभी वो करोड़ों नौजवान हैं जिन्होंने मुल्क संभालना है और वो स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ठीक है। और हर साल एवरेजली हम 5 से 7 लाख बच्चे पास करके निकालते हैं। वो कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, ये अगेन एक जो है ना वो बहस तलब बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि रोजगार जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल। रोजगार के ऊपर हर बंदे को नौकरी की तलाश है। माँ बाप के ज़हन में नौकरी है, बच्चों के ज़हन में नौकरी है, तालीमी इदारे नौकरी करने के ज़हन पैदा कर रहे हैं। सही। तो उस सिनेरियो में जब हर साल 5-7 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो नौकरी देने वाले उनमें से कुछ 10% भी नहीं होंगे, तो नौकरियां कहाँ से आएंगी? और फिर दिलचस्प बात यह है कि सरकारी नौकरियों की तलब है। अब सरकारी नौकरियों के बारे में मैं अगर आपको बता दूं कि लोग टेस्ट देते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, जो टेस्ट देते हैं, जो इंटरव्यूज देते हैं, उन सब में से कोई सिलेक्ट नहीं होता। जिसने इंटरव्यू नहीं दिया होता और इंटरव्यू दिया होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये एक ओपन बात है, सबको पता है इसमें, मतलब देयर आर सो मेनी विक्टिम्स एज वेल। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। मैं एक सरकारी इदारे के साथ एक सरकारी प्रीमिसेस है लाहौर में, वहाँ पे इवेंट्स वगैरह करता था, तो उस इवेंट में मुझे जनरेटर चलाना था, ठीक है। तो मैंने कहा जी इधर जनरेटर का कनेक्शन के लिए मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो उन्होंने मुझे ना इलेक्ट्रीशियन का नंबर दे दिया। अच्छा। अब मैंने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया, ओके जनाब मैंने कल इवेंट करना है, तो लाइट जा रही है हर घंटे बाद, तो आपकी मेहरबानी कनेक्शन कर जाए। कहना सर मैं तो ड्राइवर हाँ। अच्छा। इन्होंने मैंने इतने इजाफी तौर पे इलेक्ट्रीशियन का ऐड पाया है। मैं आ तो जावांगा लेकिन थोड़ा जनरेटर साड़ देगा या थोड़ियां वायरिंगा साड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर वो बंदा जो सिस्टमैटिकली कहीं इन्वॉल्व है ना, उसे चीज़ों का पता है कि किस तरह से सिस्टम चल रहा है। मतलब किसी शख्स ने कहा कि यार क्या पाकिस्तान नहीं ये मुझे मैं ये निकाल दें, तो उसने कहा जी कि मैं तो जी ड्राइवर हूँ, तो बेशुमार ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन की सीट पे हैं और बहुत सारे जो इलेक्ट्रीशियन है वो ड्राइवर की सीट पे हैं। तो ये जो मिसमैच हुआ है सिस्टम के अंदर, उसका जो डायलेमा है वो आपके सामने है। रोजगार के हवाले से जितनी देर तक वालिदैन की ज़हन साजी नहीं होगी। अब मैं अगली बात भी बता दूं, लोग मतलब इस तरह की बात शुरू करें तो लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं बुजुर्गों के खिलाफ बात कर रहा है या माँ बाप के खिलाफ बात कर रहा है। नहीं, मेक इट क्लियर, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो। अब उन्हें लगता है कि नौकरी में वो कामयाब होगा। क्यों लगता है? क्योंकि नौकरी कर रहे हैं सारे, बिजनेस की वो इंस्पिरेशन ही नहीं है। बिजनेस करना एक गुनाह है, ठीक है। बिजनेस को उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। असल में रिस्क की वजह से डरते, ठीक है, वो डरते हैं ना, क्योंकि वो ज़हन साजी कहाँ से होनी है। अब अगेन मैं अपनी डोमेन में आ जाऊंगा, ज़हन साजी होनी है मीडिया से। सही। मीडिया की कभी वो प्रायोरिटी नहीं रही। मीडिया ने क्योंकि सियासी मुर्गे लड़ाने होते हैं तो वो लड़ाता है, लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी चीज तरतीब नहीं देता जिससे बॉर्डर के पास बैठे उस बाप को ये पता चले कि यार मतलब 50,000 रुपए के साथ भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। या ये पता हो कि यार 1 रुपए के बगैर भी बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। और आज के जमाने में मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस इज द सेकंड नेम ऑफ कोलैबोरेशन। आपकी स्किल्स होती हैं, एक बंदे को अल्लाह ने पैसे दिए हों, ऐसे ही है। अब वो पैसे आपकी स्किल्स में इन्वेस्ट करता है और आप दोनों मिलके एक काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कारोबार के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इज ऑन 120th नंबर आउट ऑफ 131। मतलब हमने नीचे से टॉप किया हुआ, आपने सुना होगा, मैं आपकी पॉडकास्ट में ये साबित कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप के एतबार से 120वें नंबर पर है। और जिस दिन ये 50वें नंबर पे होगा ना, आपको बाहरें नजर, चलती फिरती बाहरें नजर आएंगी। उस दिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि लोग बेरोजगार हैं, उस दिन आपको लोग कहेंगे कि हम खुशहाल हैं। और इससे अगली बात अगेन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। मैंने कराची का सफर किया तो हैदराबाद ट्रेन रुकी, सही है, ठीक है।
तो ट्रेन पे रुके, नाश्ते का वक्त था, नाश्ता हल्का फुल्का किया। तो नाश्ते वाला वो जो सेटअप था उसके साथ ना एक कूलर के साथ एक गिलास लटका हुआ था। तो मैंने पानी डाला तो वो ना येलोइश सा ना, जैसे कोई जूस हो या स्कंजवी वगैरह ना। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि यार ये कोई जूस यूस है। वो मेरी तरफ देख, कहता अच्छा पंजाब से आए हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता यार ये यहाँ के लोगों का यही मुकद्दर है, ऐसा पानी पीते हैं। एंड दिस वाज हैदराबाद ऑफ पाकिस्तान। उस दिन स्टार्टअप पाकिस्तान की हैदराबाद की खबर थी कि इंडियन हैदराबाद इज कॉल्ड एज मिनी सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। और अभी आज आप लेटेस्ट बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात चल रही ना, तो कहते हैं आपका तवज्जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बजाय सॉफ्टवेयर बनाने पे होती, तो आज आप भी कहीं ना कहीं अपने दुश्मन के कम से कम बराबर चाहे ना होते, उससे आधे तो होते। बिल्कुल। आप तो दुश्मन की छींक की मार नहीं है। हम अपनी मैं इस ये जो छींक की मार है मैं अपने आप को कह रहा हूँ, किसी इदारे को या किसी बंदे को नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूँ कि आज जो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कहाँ है? हम में से कोई बंदा किसी ग्लोबल कंपनी का सीईओ नहीं है। A lot of CEOs belong. आप टॉप 10 कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज उठाएं, 10 के 10 सीईओज, सीएफओ सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझा है। हमारी प्रायोरिटी हमारा मुल्क कभी नहीं रहा। हमारी प्रायोरिटी अगर कभी रहा भी तो कोई एक फर्द रहा, जब वो फर्द गया हम भी गए, पहाड़ में गए सब। ठीक है, तो तीसरा अहम तरीन एलिमेंट था हमारा कारोबार, वो आपके सामने सूरत हाल है। और एक और बात के साथ मैं इस बात को जो है वो कंक्लूड करता हूँ। मैं अगर चला जाऊं पाकिस्तान पोस्ट में, आप भी जाते होंगे। मेरी जब बुक आई ना, पब्लिश हुई 2 साल पहले, तो बुक्स के ऑर्डर्स आते थे या दोस्तों को भेजनी होती थी। सही। तो टीसीएस से जब मैं भेजता था ना तो वो मुझे 300 रुपये पड़ते थे। अच्छा। हाँ। और जब मैं उसे पाकिस्तान पोस्ट से भेजता था 70 रुपये लगते थे। 70-80 लगते थे। यस। ठीक है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान पोस्ट जाता था तो वो बाबा जी मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई गुनाह कबीरा करके आया हो। क्या वजह है? वो जो उधर मतलब जिन्होंने वो किताब भेजनी होती थी वो कस्टमर को समझते हैं कि कोई बड़ा शदीद गुनाहगार आदमी जैसे कि आ गया हो ना तो बंदा देखे। और फिर जब आप थोड़े टॉकेटिव हैं और आप बात कर सकते हैं तो फिर उन्हें पता है कि काम करना है, फिर वो सारा गुस्सा उस स्टैंप लगाने पे निकालते हैं। अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान पहुंच जाने का, तो वो ऐसे मारते हैं थक करके कि आपका सब कुछ हिल के रह जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, देखें पाकिस्तान पोस्ट एक इदारे की, मैंने सारे इदारों की केस स्टडीज की हुई एंड आई कैन टॉक ऑन देम, लेकिन मैं एक केस स्टडी के ऊपर चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रख दूं ताकि चीजें जरा खुल के लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस वो जिनको अब तक रिटायर्ड हो जाना चाहिए वो सारे बुजुर्ग अभी ऑन ड्यूटी हैं। दे आर रिस्पेक्टेबल बट दे आर नॉट जॉबेबल। दे कांट डू जॉब। अगर आपको अपने इदारों को बेहतर करना है, उनको साल 2 साल 3 साल 5 साल की सैलरियां दे के अल्लाह हाफिज कर दें। लेकिन अगर आप उनको अल्लाह हाफिज नहीं करेंगे तो वो कस्टमर को अल्लाह हाफिज करेंगे। बिल्कुल सही। और जब कस्टमर अल्लाह हाफिज हो जाएगा तो वो पता है, वो कस्टमर जो 70 रुपए आपको 70 की बजाय 150 भी दे सकता है, वो 300 रुपया टीसीएस को इसलिए देने जाता है कि टीसीएस का दरवाजा जब खोल के एंटर होता है ना तो एक वो रिसेप्शन वाला खड़ा हो जाता है, सर रिस्पेक्ट। फिर वो पेपर पे उसे लिखने नहीं देता, वो कहता है सर आई विल फिल इट। मैडम सर, वो मैडम सर दे चक्कर 300 दे के आ जाता। यहाँ वो 150 दे सकता है और वो 150 कौमी खजाने का है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसे उधर उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। और एक सरकारी बैंक का एम्प्लॉय बड़ी ढिठाई, और अब मेरे ज़हन में एक और लफ्ज है लेकिन क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसी है कि मैं वो लफ्ज कह नहीं सकता, आपके ज़हन में जो जिस तरह का लफ्ज आ रहा होगा ना, समझे वही आ रहा होगा मेरे से। ठीक है। वो आके कहता है अच्छा 4 बजे ने तो तू हाली बैठा है। एक प्राइवेट बैंक वाले को आके टेलर को कह रहा है जिसने वो चेक फिल करना है या वो सारी चीजें ना, कहता यार तू तो बड़ा अजीब है, साड़ा तो दिल ना करे 2:30 बजे जैसी कि मशीन ही नहीं चल रही। ठीक है, अब ये लेवल आ गया लोगों का कि वो इस तरह से आराम खा के ढिठाई के साथ काम करते हैं।
हालांकि प्राइवेट इदारों में और गवर्नमेंट इदारों में जो सिर्फ फर्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। उधर आपको जवाब देना होता है, इधर आपको जवाब नहीं देना। सही। उधर आपसे पूछा जाएगा, उधर आपके ऊपर ये लागू है कि अगर आप लाख कमाएंगे तो इदारा 30,000 आपको देगा। इधर आप माइनस में इदारे को लेके जा रहे हैं और आप कितने ले रहे हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं। बिल्कुल सही। मैं जब मेरी पहली जॉब लगी, ये भी बात आपके सामने रख देता हूँ, बड़ा जज्बाती और पेट्रियोटिक के साथ ना, जिसे बड़ा फजूल समझा जाता है। थोड़ी सी आप पेट्रियोटिक बात कर रहे हैं ना, तो आजकल आपको लोग बाजू से पकड़ के आते हैं, चल यार जा तू ना, गल कर एडा तो रहना नहीं पेट्रियोटिक। तो मैं गया उधर, मैंने कहा नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सही है। ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेटली 50,000 मेरी गारमन सैलरी होगी। तो मैं ना गया बैंक, मेरे घर से 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी नेशनल बैंक की बिल्डिंग। सही है। तो मैं गया मैनेजर के पास, तो उन्हें पहले इंज वेख्या सेम हुई गुनाह कबीरा तो नहीं करके आ गए। फिर उसने जो है वो थोड़ी देर मुझे कहा उधर बैठे हैं सामने ना, आधा को घंटा उसने मुझे उधर बिठाया। कस्टमर को, छोटा कस्टमर है बड़ा, ये एक सेपरेट स्टोरी, उसने वहां सामने बिठाया। थोड़ी देर बाद कुछ टाइम के बाद बुला के मुझे पता क्या कहता है, यार इतने बड़ा रश है, तेरा टाइम लग रहा है, कि और खोल। मैं कहा यार मुझे वेस्टेड योर टाइम, अफसोस हुआ। मैं खैर निकला, 4 बिल्डिंग छोड़ के 5वीं प्राइवेट बैंक की है, जीएस बैंक में मेरा अकाउंट। मैं जा गया हूँ, गार्ड ने गेट खोलिया, मैंने नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना दिया गार्ड ने, सर से कहानी शुरू हुई सारी। टेबल पे फॉर्म फिल, अगले आधे घंटे में तमाम कार्रवाई मुकम्मल, साइन ये वो, और जाते हुए उसने सर कह के खड़े हो गए कि सर विद इन सम डेज आपका वो चेक बुक और एटीएम आ जाए। सही है। आपका हमारे पास अकाउंट खोलने का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, प्राइवेट बैंक की एटीएम मशीन एक दिन खराब हो जाए, पूरा दिन खराब रहे, तो अगले दिन पूरा अमला हेड ऑफिस टंग देता है। और नेशनल बैंक की मशीन खराब हो जाए ना, तो 15 दिन से पहले तो वो नजर में नहीं आती कि खराब है, और 15 दिन के बाद जब नजर आती तो 15 दिन और लगते हैं उसके ठीक होने में। और फिर आपको लगता है कि ये लोग, ये हमारा मुल्क, ये हम किधर खड़े हैं, तो भाई जिधर खड़े ठीक करें। मुझे ये लगता है कि और इनको थोड़ी कम पढ़ रही हैं, थोड़ी और पढ़नी चाहिए। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। प्राइवेट बैंक में वो ना, उन्होंने एक मशीन में एक ऐड किया हुआ ऑप्शन कि डू यू वांट टू सेव ट्रीज, इफ यस तो वो स्लिप नहीं आएगी उसकी, वो नहीं आएगी कि उसकी जिसके ऊपर आपका हिसाब किताब। पैसे लगते हैं और आप जाएं नेशनल बैंक, अच्छा जबरदस्त, आपको नहीं चाहिए वो देंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब ये एडमिन छोटी सी बात है, क्योंकि उधर वो लोग बैठे हैं जिनको पता है कि ना ये हमारे बाप का है, ना उनको कोई ये बताता है। अगर लोग इस लेवल पे चले जाए ना, उसे कहें कि जो तुम जाया कर रहे हो तुम्हारे बाप का नहीं है। अब ये वर्स्ट लेवल की बात है, बिल्कुल ये मेरे मिजाज से हट के बात है, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है। अब इन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस तरह के हैं, उनको कोई कह दे कि तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम ऐसे कर रहे हो, तो क्या होगा, फौरन उनको गुस्सा आ जाएगा। सही है। बस ये कमी रह गई अभी, आने वाले टाइम में मुमकिन है कोई ऐसी सूरत हाल भी आ जाए। तो ये उन सारी बातों का आपकी कुछ हल्के फुल्के जवाब में, और बहुत से जवाब हो सकते हैं तो मैंने अब तक ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, और टीसीएस का टर्नओवर देख लें एनुअल कितना है, और पाकिस्तान पोस्ट का खसारा है। और मैं क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करने में दिलचस्पी रखता हूँ, तो आप सारी बात के ऊपर एक छोटा सा सोल्यूशन रखता हूँ सामने, तो वो भी लोग सुन लें। सोल्यूशन ये है कि जब आप कहते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज करना है, तो ये सारे फारिग लोग कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, उनको काम करना पड़ेगा। आप ये ना करें, प्राइवेटाइज ना करें डायरेक्टली, आप उन्हें 1 साल का टारगेट दें कि 1 साल में अगर टीसीएस वाली जो इंडस्ट्री है, जिसे हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कहते हैं या कोई भी कहते हैं, उस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है अगर वो है 5 अरब रुपए, तो उसमें से अगर 3-4 अरब रुपया टीसीएस ले जा रहा है,
तो इनको टारगेट हो अगले साल तक, अगर आप उसमें से 2.5 अरब रुपया नहीं लेते तो आप सारे फारिग हैं। सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वो साल बाद अगर वो 50% रिजल्ट भी दे देंगे ना, तो आपका फिर भी रिजल्ट जो आपके पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। और आखिरी बात के साथ हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बड़ा लंबा जवाब हो गया। एक और मजेदार बात ये है कि मैं पाकिस्तान पोस्ट से मेरी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगेन मैं वही इदारों पे जाऊंगा जो कौमी इदारे हैं, मैं समझूंगा कि यार मेरे पास जो हल्के फुल्के पैसे हैं वो स्टेट के पास जाएं, ये मेरी सोच है ना। अच्छा, इस चीज से देखा जाता है कि अगर ये लोग अच्छे से काम करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भला हो सकता है। यस, अब मैं एक पैसे प्राइवेट कंपनी को दे रहा हूँ, तो प्राइवेट बंदे के पास जा रहे, टैक्स दे रहा है, ये पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। अब मैं आपको वही बताने लगा था कि पाकिस्तान पोस्ट में पैकिंग की सहूलत नहीं है। नहीं है, ठीक है, आपको वो कहेंगे कि जाओ इन्हें पैक करके ले आओ। आप पैक कराने के लिए क्या करेंगे, आप बुक शॉप पे जाएंगे, और बुक शॉप अगर पोस्ट ऑफिस से दूर है, आपकी जलालत अलग से होगी, आपको तकलीफ अलग से होगी, और फिर कराने के बाद आपको अगर पहले लाइन तोड़ के गए तो अगेन लाइन में आके लगना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाया, बहुत कुछ जाया। बिल्कुल। वहीं अगर पैकिंग के लिए एक बंदा ऑन बोर्ड कर लें तो एक बंदे का रोजगार लग गया। तो पाकिस्तान में कितने पोस्ट ऑफिस हैं, और उस बंदे का लोड कभी भी पोस्ट ऑफिस पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर बंदे ने तो पैक कराना है, और पैकिंग के मिनिमल चार्जेस हैं और थोड़े से पैसे हैं। थोड़े से पैसे से मुराद है कि उसे पैकिंग के लिए चंद पैकिंग बैग्स चाहिए, बस दैट्स इट, टेप चाहिए, और तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये जो है ना आपकी चीज़ों की हिफाजत का भी मसला है। मुझे याद पड़ता है जैसे कि आपने बताया कि आप बुक्स जब जैसे ही आपकी पब्लिश हुई तो आप करवाने जाते थे। मैंने देखा कि यार मैं जो है 150, 200, 250 कहीं ज़्यादा दूर जानी हो, TCS के थ्रू भेजें या MNP के जरिए भेजें तो ज़्यादा पैसे लगते थे, और चूँकि अगर हमने खुद अफोर्ड करनी है डिलीवरी चार्जेस तो हमें तो यहीं पे सारा काम हो गया। तो यहाँ पर मैंने शुरू में करवाना शुरू किया था, तो वो कोई 5 में से 3 किताबें गई हैं, बाकी 2 का। यस, ये भी एक बड़ी स्टोरी है। मैं पोस्ट ऑफिस के साथ मेरे एक दोस्त की दुकान थी, कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। ठीक है, मैं उसके पास बैठा, मुझे ना कोई कॉटन 4-5 उसकी साइड पे पड़े हुए, तो उसमें से ना कोई इसी तरह के ये इन्वेलप्स और ये चीजें निकली साइड पे बिखरी हुई। सही है। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या है, कहता डाक खाने वाले चौके ना जो ना कोई डब्बे वज जाने कागजों ये साल दुकान से सड़ जाते हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जब उसे पता होगा ना कि भाई मैनू 40,000 इंसेंटिव दे नाल अगर 50,000 आना है ते बंदे दा पुत्र कर बन के काम करके आना है, तो ही विल परफॉर्म। और वो परफॉर्म आपकी मुल्क की इकोनॉमी, आपके हालात बेहतर कर सकता है। ये लोग काम इसलिए नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो उनको डर नहीं ना, उनको डर नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में ये है कि उनको डर होता है कि हल्की सी भी कॉल आ गई ना, सीधा असूल है। बिल्कुल, जो कंपनी के लिए मुफीद नहीं है कंपनी उसे नहीं रखती। अगर कंपनी से आपने 30,000 लेना ना, तो आपने उस कंपनी को 80,000 से 1 लाख रुपया कमा के देना, ये उसूल है। ठीक है, सेम गोज विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप जाहिर बात है जब आपको अपना हुजम बढ़ाना होगा तो आपको जाहिर बात है अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपको रोज कस्टमर से हेलो सर, हेलो मैडम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई तकलीफ सर, मैनेजर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट इदारों में क्या होता है, वो अक्सर अंदर बैठ के गेम भी खेल रहा हो तो वो कहेगा साहब बिजी हैं। ठीक है, गो के मौजूदा टाइम में लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और वो वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह जब बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बेहतरी तब आएगी, और आपने नौजवानों का सवाल शुरू किया था, तो आज के दौर में जितने भी लोग CSS करके CSP ऑफिसर्स बन के ड्यूटियों पे जा रहे हैं, वो जिन बाबों ने काम खराब किया था ना, बुजुर्गों ने कुछ ने, वो इतने उस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब वो तौबा भी करना चाहे ना तो तौबा के दरवाजे उनके लिए बंद है। नौजवानों के पास ये ऑप्शन है कि वो उस सिस्टम में इन्वॉल्व ना हो। सही है, ठीक है, और अगर वो भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप भूल जाएं अगली नस्लों तक कोई बेहतरी आएगी। मैं ये समझता हूँ, मेरी एक नाकस राय के मुताबिक, कि अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर चाहे ना तो अपने इलाके को जन्नत का टोटा बना सकता है। उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उसका कंट्रोल इतना है एक अपने इलाके के ऊपर कि वो उसे जन्नत का टुकड़ा बना दे। और सेम गोज विद
कि अगर वो CSS करके ASP बनता है पुलिस में तो अगेन वो इलाके को जन्नत का टुकड़ा बना सकता है, लेकिन ये उसकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मुहिब्बे वतन है, उसकी प्रायोरिटी मुल्क है या पावर है। अगर तो उसकी प्रायोरिटी पावर होगी तो वो सर वही करेगा जो अब हो रहा है सब कुछ। अगर उसकी प्रायोरिटी मुल्क होगा तो वो कहीं ना कहीं मुल्क को तरजीह देगा। हम सब की तरजीहात में कहीं भी मुल्क नहीं है। और मैं क्योंकि बहुत से लोगों को मिलता हूँ, मुझे पता है इस बात का कि अब तो बिल्कुल ही जो बंदा थोड़ा बहुत पेट्रियोटिक था ना, कहता था कि यार पेट्रियोटिक हूँ, अब वो बिना मुंह लटका के बैठा होता है कि यार नहीं हूँ, बस हो, थक गए कितना करिए। ठीक है। और वो भी अपने बच्चों को आइल्स करा रहा है और वो कह रहा है कि हम इधर हैं, मार खाएंगे, तुम निकलो यार। अच्छा, आजकल वो भी चल रहा है ना कि कायदे आज़म साहब आज भी जिंदा होते तो वो भी आइल्स का कोर्स कर रहे होते। नहीं, उनको ये नहीं पता था कि उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी अच्छी थी। नहीं देखें, ये एक लाइटर नोट पे हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कोई दुख हो नहीं सकता। ऑब्वियसली इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, और इधर कुछ नहीं बच रहा। तो अगेन आखिरी बात यही है कि लोगों के अलावा तो किसी ने नहीं करना, हमारे अलावा तो किसी ने नहीं करना, ठीक है। छाँव सबको चाहिए, पौधा कोई नहीं लगाता। ऐसा ही है, पौधा तो लगाए ना। और अभी हमने रिसेंटली 15,000 पौधे लगाए, माशाल्लाह। 150 से 200 रुपए का पौधा है। नहीं, इस हवाले से बकायदा 300 का बर्गर है। नहीं, अब तो महंगे 200 का शवारमा है, ठीक है। फिर भी और असली हकीकी फुल असली शवारमा जो है वो इससे भी महंगा है, ठीक है, स्पेशल। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पौधे जरूर लगाएं। अब लोग कहेंगे कि जहाँ सब लोग भाग के जा रहे हैं, ये पौधे लगाने का कह रहा पागल। जहाँ बिजली महंगी, हर चीज महंगी, सब कुछ परेशानी, वहाँ पौधे। यार अगेन ये हमारा मुल्क है, चाहे ये बात नॉन प्रैक्टिकल है, फजूल है, लेकिन यही असल बात है कि स्टिल हमें यहाँ पे सोचना होगा कि यार ये हमारा मुल्क घर है। बिल्कुल, तरजीही बुनियादों पे 2 नंबरी ना करें, खुदा का वास्ता है। सही, तरजीही बुनियादों पे रिश्वत अगर कोई लेने वाला मौजूद है ना, कोई देने वाला भी मौजूद है, तो लेने और देने दोनों वालों पे जन्म का है, लेने वाले पे नहीं है सिर्फ, और देने वाला यकीनी तौर पे हम में से कोई। ऐसा ही है, ठीक है। तो हम सबको अगर अच्छा मुल्क चाहिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिलहाल तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और एक ये भी है, और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक हम हैं, क्योंकि मुसलमान ना उम्मीद नहीं हो सकता, तो एक उम्मीद है, अपना रोल प्ले करते हैं, सब लोग अपना रोल प्ले करें। और मौजूदा टाइम में जजेस भी नौजवान आ रहे हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी नौजवान होंगे, तो अगर ये नौजवान कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर लेंगे थोड़ा सा अपने मुल्क को, तो मेरा ख्याल है इन गढ़ों में से निकाल लें। एक वक्त में मैंने ये देखा है बहुत सी जगहों पे, सेंसिटिव मामला है लेकिन बात कर देता हूँ, कि जब करप्शन में इन्वॉल्व हो गए ना लोग, तो उनका निकलना उसमें से बहुत मुश्किल है। ये मैंने देखा है करीब से। लेकिन नौजवानों में कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हो सकती है पैदा, कि वो इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। तो अल्लाह करे कि वो वक्त, मैं तो अक्सर ये शेर पढ़ के पूरी उम्मीद हो जाता हूँ दोबारा कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, काम ना कर जिंदगी पड़ी है। ठीक है, अभी हमारी जिंदगी पड़ी है, अपना रोल प्ले करते हैं, अपने मुल्क को मुल्क समझते हैं, अपने साथ वादा करते हैं कि यार नहीं, इंशाल्लाह कि अगर हमारे ऊपर आई तो हम कोशिश करेंगे, तरजीही बुनियादों पे 2 नंबरी ना करें, इस मुल्क को चूना ना लगाएं, बस ये। साथ में लोग ज़हनी तौर पर जो है वो बाकायदा कमज़ोर हो चुके हैं, कोई डिसीजन पावर नहीं रही, और अगर कोई पेट्रोटिक बात करता है तो वो कहते हैं छोड़ो, इस्लाम की बात करता है इस्लामिक टच ना दो, करप्शन की बात करता है, करप्शन से ना मुझे वो बात याद आ रही है, हर कोई ना 6 महीने बाद में मैसेज आ जाता है, शायद मैंने ज़्यादा दुरानिया बता दिया, कैसे नो टू करप्शन, और उसको जब हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं, बदनवानी को कुछ ना कहें। इससे हम क्या सबक लें, खैर। तो लेकिन कह के
प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। नौजवान तो इस चीज़ को, सबसे एक सवाल पहले मेरा ये है कि नौजवानों, हमारे कुछ बुजुर्गों से ऐसी क्या गलती हो गई है जो हमारे नौजवानों में ये चीज़ नहीं पहुंचा पाए हैं कि नौजवान अच्छे से उनको अटेन कर सकें। शायद वो उनका जो बताने का तरीका था वो गलत था या बहुत कुछ सख्त था, समझने वाले नहीं समझे। और दूसरी करप्शन पे बात कीजिएगा कि हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हम अपने मुल्क से करप्शन दूर करेंगे, हम अपने इर्द गिर्द से करप्शन दूर करेंगे, लेकिन हम खुद उसका हिस्सा हैं। हम में से सब उसका हिस्सा हैं, सही बात है। देखें, जो लेने वाला है उसमें देने वाला भी तो है, तो देने वाले हम हैं, ये तयशुदा बात है। ठीक है, तो करप्शन इस तरह से नहीं रुक सकती, करप्शन करैक्टर से रुक सकती है, और करैक्टर डेवलपमेंट करने के लिए सालों रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मेरे एक जानने वाले वो स्कूल एसोसिएशन को हेड करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चों की तरबियत नहीं हुई। बच्चे जब पास आउट होते हैं, जिस दिन उनका वो कॉलेज का टाइम पूरा होता है, उनके पेपर होने होते हैं, तो वो हल्लड़बाजी भी करते हैं, वो जो है वो गलियों बारगों में मोटरसाइकिलें भी तेज चलाते हैं, और अगर अमीरों के बच्चे हैं तो वो तेज गाड़ियां चलाते हैं रूफ टॉप में से, उसमें से निकल के। ठीक है, तो करते हैं ये सब कुछ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर देखें, आप बीइंग एसोसिएशन हेड, आपका ये स्टेटमेंट देना नहीं बनता। सही, क्योंकि बच्चे स्कूल घर से ज्यादा वक्त स्कूल में गुजारते हैं। यस, तो उनकी करैक्टर बिल्डिंग के आप स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल, आपको उनके करैक्टर पे काम करना है। ठीक है, आप उनके करैक्टर पे इतना काम करें कि उनको ये ना करना पड़े। खैर, उन्होंने मेरी बात को इंडोर्स किया और उन्होंने माना कि वाकई करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो सेम गोज विद करप्शन के लिए आपको बड़ा, क्या कहते हैं, पक्का और मजबूत ईमान चाहिए। तो उस पक्के और मजबूत ईमान को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली आपका घर का भी रोल है, जो आपको ये बताता है कि यार आराम नहीं कमाना। मजहब तो आपको बताता है। अब मजहब अगर प्रैक्टिस्ड है तो फिर यकीनी तौर पे आपको भी ये बताया जाएगा, ठीक है, कि वो है ना, हेर फेर करने वाला हम में से नहीं है। ठीक है, क्लियरली ये सारी चीजें हमारे रिलीजन में तो हैं। तो हम क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, उस तरह से मजबूत नहीं है इंटरनली, हम इंटरनली बड़े कमजोर हैं। बिल्कुल। तो उसके अगेंस्ट हम फिर कहीं ना कहीं ये चीजें करते हैं। तो इस पे मैं अगेन यही कहूंगा कि एक अगर काम शुरू हो जाए इन चीजों के ऊपर, तो फिर भी नेशन को बनने में 50 साल लगेंगे। 50 मिनट हमारी बातचीत को हो गए, मुझे लगता है 50 साल नेशन को बनने में लगेंगे। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। गालिबन कुछ 5-10 मिनट और मैं लूँगा, आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मुझे ना इससे एक चीज़ याद आ रही है शहजाद भाई, दिमाग में ना इतना स्ट्रेस आ चुका हुआ है, घर से बाहर निकलते हैं, आप यकीन करें मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, ये लोग मुझे देखते हैं अक्सर औकात के क्यों इतना तनाव महसूस कर। मुझे लगता है कि हर बंदा हमें खाने वाला बाहर मौजूद है। मैं कुछ चीज़ बाय करने जा रहा हूँ, ये स्टूडियो के लिए आज मैं ये वाली लाइटिंग लेने गया हुआ था, और मुझे ये लग रहा था कि हर बंदा जो है ना सानू लुटन बैठा हुआ है। ठीक है, वो चाहता है कि आज इस बंदे को जो है ना हमने लूट ही लेना है। ज़हन में ये चीज़ बैठ के, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम जो है कहीं पे बात करने जोगे नहीं रहे हैं। हम अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो दिल जो है ना यूं होता है कि यार अगला बंदा हमें खा ना जाए। एक चीज़ ये डर बैठ गया। दूसरी ये करप्शन के हवाले से एक चीज़ ये देखी गई, मुझे हमेशा से ये तजस्सुस रहा है कि लोग कहते हैं कि करप्शन दूर करेंगे, हम मिल के करेंगे, और हमारे मैं नाम लूँगा, मैं हमारे कुछ इदारे भी ऐसे हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं बिल्कुल ढंके की चोट पे ये चीज़ कहूँगा क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्हम्रा से मैं बाहर निकला, एक प्रोग्राम था, कुछ कोलीग्स मेरे साथ, मैं बाहर आया हूँ और जस्ट अभी आके मैंने अपना डोर ओपन किया और उसमें बैठा हूँ, साथ ही ना कुछ पुलिस वाले आ गए मेरे पास, और 2 थे, वो आके मेरे पास खड़े हुए हैं। चूँकि मेरे साथ कोलीग्स भी थे, वो बैठे हुए अंदर, और मैं बाहर निकला को कहते आप इतने देर से यहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आई जस्ट केम, मैं अभी आके जस्ट अपना दरवाज़ा खोला और बैठा हूँ, आपको मैं कितनी देर से कहाँ नज़र आ रहा हूँ? तो नहीं, हम बड़ी देर से आपको नोटिस कर रहे हैं, तो चलें हमारे साथ। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाहर निकला, मैंने उसने कहा आईडी कार्ड दिखाओ, मैंने उसको आईडी कार्ड भी दिया, लॉ का कार्ड भी दिखाया, अब्बा जी का कार्ड भी दिखाया। मैंने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं, साथ ही हमारा ऑफिस है, कोई मसला मसाइल है तो देख लेते हैं। तो नहीं, साथ ही पीछे बैठे हुए आदमी पता क्या बोलते, कहता नहीं भाई बड़ा प्यारा भाई है, तो चलो
खुशी से जो करना है कर ले। तो मैं साथ ही ना अचानक से डर गया। मैंने कहा आप यकीन करें ये बात अगले बंदे को कही नहीं जा सकती है अचानक से। मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा डरता हूँ इस हवाले से। खुदा की कसम मैंने ये अल्फाज वहाँ यूज़ किए। मैंने कहा मेरी पकड़ हो जानी है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? और मैं खुद शौक था कि मैं ये बातें, इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं बातें उसको कर दूँ। चूँकि आल तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि मैं डर चुका हूँ माशरे से, लोगों से। तो वो कहता नहीं 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 ये वो चीज़ नहीं है, ये वो इस तरह तो इस तरह। आप यकीन करें मेरे ज़हन में सिर्फ ये डर था कि मैं अब्बा जी को कॉल करूँगा, वो बात आगे बढ़ेगी, ये वो। मैं चाहता था ख़त्म हो जाए ताकि स्ट्रेस ना रहे। तो उसने उस मामलात को मैंने कहा मैं अब दूंगा तब भी मैं फंस गया, मैं नहीं देता तब भी मैं फंस गया, मैं क्या करूं? कोई झूठा केस मेरे ऊपर डालने, ये कर रहा था, ये कर रहा था, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे बताएं। तो फोर्स करने के बाद उन्होंने अच्छा खासा मुझे फोर्स किया। फिर मैंने अपना पर्स निकाला। अच्छा वो गलती ये भी होगी ना, उसने मेरा पर्स देख लिया, पर्स में पैसे थे, तो मैंने उसको निकाल के 1000 रुपीज़ दिए। मैं सामने कह रहा हूँ, फोर्स हैं आप इस माशरे में आके फोर्स्ड हो चुके हुए हैं। और आपको पता है जब वो लेकर जा रहा था मैंने उसको क्या कहा? मैं गाड़ी की तरफ मुड़ा, मैंने दोबारा गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैंने उसको रोक के कहा, मैंने कहा ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी भी पकड़ होनी है, मेरी भी पकड़ होनी है। आपने मुझे कहा था खुशी से दे, ये मैंने अब खुशी से ही दी है, आप इसको ये समझ के रखिएगा। तो मैं उसके बाद भी ना मैं मुतमिन नहीं हुआ आज तक। यार देखिए हुज़ैफा, ये ज़रा सेंसिटिव मौजू है, क्योंकि मैं पुलिस के ऊपर क्या बात करें। बिल्कुल। और जिस नहीं, अदारा नहीं, अच्छा नहीं, भी नहीं, है, बहुत नहीं, कुछ भी है। जिस पुलिस ने ये आपके साथ किया, जिन एहलकारों ने, गो कि ये एक्टिविटी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आप उनकी हालत तो देखें, आप उनकी तनख्वाहें तो देखें, आप उनके ड्यूटी आवर्स तो देखें, बिल्कुल। तो उसके बाद आपको लगेगा कहीं ना कहीं यार ठीक कर रहे हैं। हमें लगता है कि पुलिस हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, उनके साथ अच्छा होना उनके चाहिए। साथ बिहेव अच्छा नहीं हो रहा, हाँ, उनके साथ नहीं अच्छा हो रहा। यस, ठीक है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। जैसे एक मजहबी बंदा, जैसे एक मौलवी कहीं ना कहीं वो अगर शिकार होता है किसी एहसास कमतरी का, और होता है बिल्कुल हमारा मजहबी तबका, कंपटीशन है इस पे भी, ठीक है, तो वो जब एहसास कमतरी का शिकार होता है, तो वो वही दीन इम्प्लीमेंट करता है, वही लोग दीन लोगों को देता है, तो उससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। बिल्कुल, लोग दीन से दूर हो जाते हैं, हालांकि वो तो दीन का तर्जमान है। और आपको पता है जब तर्जमान होता है तो तर्जमान ही बात करता है, बाकी सब कोई नहीं बात करते। अच्छे वक्त में बुरे वक्त में वही आता है और वही बताता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे फौज की कोई भी बात हो तो ISPR बताता है। यस, ठीक है, जैसे कोई भी किसी और इदारे की बात हो तो उसका स्पोक्स पर्सन आता है। तो ये जो रिलीजियस पर्सन होता है, ठीक है, ये दीन का स्पोक्स पर्सन होता है। लेकिन जब वो खुद माइजरी में है तो वो दीन को माइजरी देता है। वो खुद कहीं ना कहीं सासे कमतरी का मारा हुआ है, उसे खुद कहीं जुमेरात की रोटियां इकट्ठी करनी होती हैं, तो वो फिर बच्चे में वही चीज डालता है, उसमें वो वैल्यू नहीं होती, तो वो नहीं दे पाता। सेम गोज विद पुलिस। आप अगर पुलिस के लोगों की तकालीफ देख लेना, स्पेशली उस तबके की जिसने आपसे 1000 रुपया लिया है, तो आप यकीन माने अपने पैसों में से थोड़े बहुत पैसे उन्हें रोज दे के आया करें। हाँ, मैंने देखा है ये, मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कैमरे के सामने रख रहा हूँ कि मैंने पुलिस के लोगों को इस तरह से देखा है। ठीक है, अब वो लोग हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अफवाज पाकिस्तान जो हमारे दिफा वाले इदारे हैं वो दिफा करते हैं। हमारे रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनके लिए हमें पुलिस के पास ही जाना है। बिल्कुल, गाड़ी चोरी होगी पुलिस के पास, एग्जैक्टली, किसी ने कोई लड़ पड़ा है पुलिस के पास, बदतमीजी होगी पुलिस के पास। तो पुलिस के साथ सारा दिन ज्यादती है, 24 घंटे उनके काम है, पैसे उनको अच्छे मिलते नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस वाला काम होता है। ठीक है, हाँ, पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट है। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे पता है, मैंने करीब से पुलिस को देखा है, यहाँ पे उनकी ड्यूटी आवर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सारा दिन ही काम करना है। और आखिरी अगली बात, अगर सीनियर ऑफिसर पुलिस में नहीं आया ना, तो उसके मातहत सारे उसके इंतजार में चाहे 4 दिन बैठना पड़े वो बैठेंगे, वो घर नहीं जाएंगे। ये मैंने खुद देखा है, बहुत टफ है। मतलब एक सीनियर ऑफिसर है ना, ASP साहब, अगर लेट से तो वो कहीं राउंड पे हैं या वो कहीं चले गए हैं, तो उनका रीडर, उनका वो जो क्लर्क, उनके वो जो PS, ये जितना भी अमला होता है, ये सारा दिन बैठा रहेगा, ये रात 1 बजे तक भी बैठा रहेगा जब तक वो ASP साहब नहीं आएंगे। तो वो कि ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगेन
पुलिस डिपार्टमेंट तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक पुलिस की अपनी लीडरशिप बेहतर नहीं आएगी। और लीडर पता है कौन होता है? लीडर वो होता है जो देता है। हमारे यहाँ क्योंकि सब लेने वाले बैठे हुए हैं तो वो बेहतरी नहीं आती। बिल्कुल। ठीक है, जब मैं गया हूँ, मुझे पता है, आप एसपी से ऊपर रैंक के लोगों को मिले, आपको लगेगा यार ये तो यूएस की पुलिस है, ये तो पाकिस्तानी पुलिस ही नहीं है। वो आपको पहले ही मुलाकात में भी सर कहेंगे, ऑनर देंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपको सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि यार पुलिस इज वेरी नाइस। लेकिन वही जब आप निकल के नाके पे खड़े होंगे तो वो आपके साथ गाली से शुरू करेगा, तो वो गाली माइट भी वो गाली हो जो उसे उसके सीनियर अफसर ने दी हो, शायद वो आपको दे दे, मुझे ये लगता है, एंड आई कैन बी रॉन्ग इवन, लेकिन ये वो बातें हैं जो मैंने देखी हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जितने लोग पुलिस के साथ रोजमर्रा, आपके वाले साहब वकील हैं, पुलिस के साथ रोज, अब आप पॉलिटिकल सिनेरियो में देख लें, वो हुक्म माने तो भी मरे, बिल्कुल, वो ना माने तो भी मरे, इतने वो माने कि अपने लोगों को मारना पड़ता है, अपने लोगों को मारना पड़ता है और फिर मार भी खानी पड़ती। ठीक है, तो उस सारे सिनेरियो में उन बेचारों का क्या कसूर है? बिल्कुल, हम उन्हें कोसते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, और हम किस पुलिस से उम्मीदें लगा के बैठे हैं? आपको मैं अगली बात बता दूं, आज शोधा का दिन है और मैं वो यादगार शोधा के ऊपर फूल चढ़ा के आ रहा हूँ। इधर से पहले मैं उधर था जी। ठीक है, आप केस स्टडी के तौर पर निकाल लें, पुलिस के कितने शोधा के बच्चों को पूरी तकरीम दी गई है, पूरी इज्जत दी गई है, आपको आपकी बात का जवाब मिल जाए। बिल्कुल, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। और 2-2.5 करोड़ का ये शहर है और चंद हजार पुलिस है लाहौर में, फिर भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, काम करते हुए। तो फिर ये सारा सिनेरियो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई दानिशमंदी है कि छोटे हमले के ऊपर हम यूं चढ़ दौड़ें। ये रिफॉर्म्स का काम है, हमने जितनी गुफ्तगू की है ना सारी, ये रिफॉर्म्स का काम है। बिल्कुल, और रिफॉर्म हमेशा लीडर लाता है। यस, जिस इदारे में कोई लीडर होगा वो इदारे में रिफॉर्म्स लाएगा, और जब रिफॉर्म्स लाएंगे तब तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अपना हिस्सा देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। यस, मतलब जब पुलिस की लीडरशिप आईजी साहब सोच लेंगे ना, तो माइट भी उन्हें अपनी तनख्वाह स्प्लिट करनी पड़े कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्हें V8 मिली हुई है। यस, उनके आगे पीछे डाले हैं 2, ठीक है, उनको 1 कनाल का घर मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नीचे लोग हैं, क्या उनके बच्चे खुश हैं? क्या वो पुलिस वाला अपने बच्चे के लिए बर्थडे के ऊपर अच्छा केक लेके जा सकता है? नहीं। कोई अच्छा गिफ्ट लेके जा सकता है? तो फिर भाई वो आपको गालियां निकालेगा, वो फिर मोहब्बत से या गुस्से से वो 1000 आपसे लेगा जरूर, क्योंकि उसे उसका इदारा 1000 नहीं दे रहा। सेम गोज विद पुलिस का जो निज़ाम है ना, थाना, वो SHO से चलता है, और SHO को ऊपर से पैसे नहीं आते इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये हमारा क्योंकि मौजू नहीं है, ये कभी आप किसी इन्वेस्टिगेशन वाले को बिठाएं सामने, जो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो एक केस सॉल्व करने के कोई 200-300 रुपए इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या आता है इसमें? तो 200-300 में आपको कोई फूल तो नहीं पहनाएगा, कसम से वो गालियां निकालेगा। यस, और अगर वो कोई थोड़ी हल्की गालियां निकालेगा तो बड़ा अच्छा आदमी होगा, या थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा तो अच्छा आदमी होगा, अदरवाइज तो वो आपको बहुत नंगी गालियां निकालेगा। और उस दिन से डरें जब सब गालियां निकाल रहे हो। तो ये पुलिस के आला हुकाम अगर सुन रहे हैं, मैं हमेशा पुलिस और अवाम के रिलेशनशिप में समझता हूँ कि मैं कहीं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो आई एम हेयर, वी आर हेयर, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि शोधा जो है पुलिस के, आज क्योंकि शोधा का दिन है, तो आई सैल्यूट देम ऑल। ये गालियां भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, ठीक है, इनके पास इनके जो वेपन्स हैं वो चलने के काबिल नहीं है। और ये जब गुंडों को पकड़ने जाते हैं ना, डाकुओं को पकड़ने जाते हैं, वो गालियां भी निकालते हैं, चपेटे भी मारते हैं आपको। आप अगर किसी बैठेंगे ना किसी पुलिस वाले के पास, तो वो आपको मेरी बात सेकंड करेगा कि ये बंदा ठीक कह रहा था। आपको लग पता जाएगा कि उनके पास ना फैसिलिटी नहीं होती किसी जगह पे जाके छापा मारने की, किसी को पकड़ने की।
ठीक है, तो ये सारा ये कहना आसान है, और हमें अगर चाहिए ना अच्छी पुलिस, तो उसको अच्छी इज्जत, अच्छे पैसे देने होंगे, बिल्कुल, और फिर वो अच्छी पुलिस होगी वाकई। अदरवाइज इसमें भी अभी भी गुंजाइश है, बहुत से लोग अच्छे लोग नहीं, वो तो फिर एक्सेप्शनल है ना। अच्छे लोग तो डेफिनेटली आपको अच्छे रहने का ही कहा गया है, आप अच्छे रहें, लेकिन फिर हालात के मुताबिक इंसान की नोरिशिंग होती है। जैसे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट होते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि आप का जो फ्रेंड सर्कल है उससे पहचाने जाते हैं, आप उसी तरह की ग्रोथ करते हैं। बिल्कुल, आपके अच्छे लोग हैं तो आप अच्छा ग्रो करते हैं, बुरे लोग हैं तो आप कहीं ना कहीं बुरे कामों में। आप शराब वालों के साथ बैठे हैं, 5 दफा आप नहीं पियेंगे, वो आपका शायद इंटरनल फैक्टर जो तरबियत रोक लेगी आपको, 6ठी दफा आप पी लेंगे, बिल्कुल, जितने मर्जी हाजी होंगे। तो ये बातें हैं सारी। खैर वो फिर वही नासिर काज़मी का शेर बजता है, वक्त अच्छा भी बातें तो बहुत सी हैं और बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि आपके भी वक्त का एहसास है, नाजरीन के भी वक्त का एहसास है, तो सस्टेनेबिलिटी अपने अंदर ठहराव ज़रूरी है। इदारों को कुछ की वजह से गलत कहना भी गलत है, और अपने आप को बेहतर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और पुलिस के ऊपर तनकीद भी ज़रूरी है, और उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनकी जो शहादतें हैं, उनकी जो इस मुल्क के लिए जो ख़ास चीज़ें हैं, उनको सराहना बनता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे अफसरान भी हैं। इतने मतलब पुलिस में 2 तरह के लोग हैं, एक फरिश्ता है और दूसरा कुछ और है। और जो इस तरह की सख्तियों के बावजूद भी परफॉर्म कर रहा है ना, वो कमाल है। फिर वो उस पीर की तरह है जिसके हाथ चूमे जाते हैं, और ऐसे लोग हैं पुलिस में। मैं मिला भी हूँ ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, आप रो पड़े। क्यों? क्योंकि आपने एक दूसरे को चपेट मार के जाना था नहीं है, ऐसे ही है। पुलिस के पास ही जाना, और आपके पास कोई फोरम नहीं है। बाज़ जगहों पे वो कोशिश कर रहे होते हैं आपकी सुलह करा दें, आपकी दोस्ती करा दें, आपको कोर्ट्स में ना जाना पड़े, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की इस तरह की चीजें करा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बस मेरी तरफ से मुकम्मल हो गई है। मेरी तरफ से मुकम्मल हो गई है या मेरी बस हो गई है? शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने आज से वक्त दिया, और मैं ये चाहूँगा कि हम फिर किसी दिन बैठें और फिर किसी टॉपिक को लेकर बैठें। आज तो हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर अप किया, इंशाल्लाह फिर किसी दिन बैठेंगे किसी एक मौजू को लेकर, इंशाल्लाह उसको लेकर चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम लोगों को बेहतर बनाने की बजाय खुद को बेहतर बनाएंगे। यस, इंशाल्लाह। आप यूथ की इंस्पिरेशन है, आपसे बहुत कुछ सीखा जाता है, और अगर आप ही मुस्बत रहेंगे तो अगला बंदा भी मुस्बत रहेगा इंशाल्लाह जी। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जितने भी कोशिशें हैं उसको 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।